चेंज में दोनों चीजें आ गई, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज का मतलब बढ़ना भी होता है, तब भी चेंज को अगर कोई क्लासिफाइड करे कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तब भी चेंज है, अगर कोई चीज डिक्रीज हुई तब भी तो चेंज है ना। यस कोई सर। चीज बढ़ी है ना तब भी इंक्रीज, तब भी चेंज, और घटी डिक्रीज तब भी चेंज। तो अगर जो है आप ये कहते हैं, एक एक जस्ट सिंपल एक वर्ड कहते हैं या इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन, 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 ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अपॉन टाइम। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, इफ अ कार accelerate and its velocity increases u to v in time t, then acceleration will be, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल कितनी है v, इनिशियल कितनी है u, चेंज इन यू। वेलोसिटी कितना आ गया v माइनस u अपॉन में t। तो समझ में नहीं आया तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा v अपॉन में t, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज है तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड सेकंड। स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट। यस सर। कोई आपसे पूछे एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो हम कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई, यस सर। डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, डायरेक्शन अलोंग टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन, यस डायरेक्शन अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जिधर की तरफ डायरेक्ट कर रही होगी इसकी डायरेक्शन भी उधर की तरफ होगी, यानी कि आप इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर, ये वेक्टर का साइन होता है ऊपर तीर से लगा देते हैं, ओके सर। है ना। तो एक्सेलरेशन किसके अलोंग है, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग है। यानी कहने का मतलब ये है, आप ऐसे मोटा मोटा याद कर सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को। इफ वेलोसिटी इंक्रीज देन direction of acceleration and velocity are same, है ना। यानी कि अगर मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर इसी डायरेक्शन में आपने इसको एक्सेलरेशन लगा दिया तो इसकी जो ये वेलोसिटी है v डैश, ये इंक्रीज हो गई, ठीक है। v डैश इज ग्रेटर देन v, अगर ये केस है। और यहीं अगर ऐसा होता है, इफ एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और तुम इसमें एक्सेलरेशन इधर लगाते हो, है ना, तो अपोजिट हो गया। हाँ। तो उस केस में इस हाँ। ब्लॉक की जो वेलोसिटी है जो v डैश है, अब ये डिक्रीज हो गई है, पहले से कम हो गई, v डैश इज लेस देन v। तो इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी आर इनवर्स, यानी कि ऑपोजिट, जैसे कि आपको सेकंड वाले पार्ट में हमने लिख के बताया है। तो जरा एक बार चेक कर लीजिए आपको एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। दूसरा नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन। तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन।
क्या था? Instantaneous acceleration. Acceleration. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आप पहले की बात करते हैं यूनिफॉर्म, तो इसको पढ़ने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी आपको, No, जब sir. तक आप, हाँ तो आप लिखेंगे इफ So if इन equal, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप लिखो आप इफ वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल increase. इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी वही जो एग्जांपल दिया था हमने कि अगर एक छोटे छोटे सेगमेंट करते हैं किसी चीज के, ठीक है, अब एक एक सेकंड के आपने ऑब्जर्वेशंस रखे हुए हैं, 1 1 सेकंड 1 1 सेकंड के, और हर एक सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, नहीं इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज यानी कि यहाँ पर अगर इसके पास वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ पर कितनी हो गई 2, यहाँ पर कितनी हो गई 2, 4, यहाँ पर 2, कितनी हो जाएगी 6, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6, 8, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10। 8. तो इंक्रीज जो है वो इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज, तो हर सेगमेंट में हर एक सेकंड में 2 2 मीटर पर सेकंड का मान लो इसमें इंक्रीमेंट आ रहा था, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ. एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 0 से 2 यानी कि 2 माइनस 0 कितने टाइम में हुआ 1 सेकंड में, तो 2 एक मीटर सेकंड. पर सेकंड स्क्वायर का इसके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया, 2 Yes. मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, और ये यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इसलिए होगा क्योंकि हर सेकंड में कितनी की वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है, हाँ. तो ये यूनिफॉर्म हो गया। बट अगर 2 से ना बढ़ के मान लो पहले एक सेकंड में 2 से बढ़े, फिर अगले में 3 से बढ़े, फिर अगले में 4 से बढ़े, है ना, या बढ़ने की जगह वेलोसिटी कम हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे अगला केस नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। अच्छा, टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें ना थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसमें, मतलब आपका ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं, पता पड़ी आप आगे कंफ्यूज ना हो जाए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आप देखें ए की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट, क्योंकि अगर उसने यूनिफॉर्म इंक्रीज बोला है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, अगर नॉन यूनिफॉर्म में अगर कोई ऐसे बोलता है ना यूनिफॉर्म इंक्रीज एक्सेलरेशन, ऐसे बोल दे, तो यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म और इस यूनिफॉर्म को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। अगर यूनिफॉर्म इंक्रीज लिखा हुआ है, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर Yes, यूनिफॉर्म sir. हाँ. इंक्रीज एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। बट अगर खाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि जब जब वैल्यू टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन की फिक्स होगी, यानी टाइम बदल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा, ओके, फिर तो उसको उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज एक ही चीज पकड़ के, जैसे अब मान लो ये है क्या कहते हैं स्नेहा है, अब स्नेह का ना 2019 में वेट किया कितना है जी 30 किलो, 2020 में किया कितना है जी 30 किलो, 2021 में कर रहे जी कितना 30 किलो, तो अब इसका जो वेट है ना ये कांस्टेंट ही तो हो गया, ना बदलने वाला। हाँ. समझ में नहीं आया, तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है। तो अगर खाली यूनिफॉर्म वर्ड लिख दिया, खाली क्या लिखा यूनिफॉर्म वर्ड लिखा यूनिफॉर्म ओनली, तो उसका मतलब तो कांस्टेंट हो गया। बट अगर यूनिफॉर्म इंक्रीज, या एक और वर्ड आता है यूनिफॉर्म डिक्रीज, तो अगर Yes, sir. यूनिफॉर्म के साथ इंक्रीज या डिक्रीज लग जाएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा, ध्यान रखना। मेरा मतलब ये पता पड़ी तो वो यूनिफॉर्म को देख के तुम यूनिफॉर्म वाली कैटेगरी में डाल दो उसको। समझ में Okay, नहीं आया, sir. तो यूनिफॉर्म हाँ. Yes. एक्सेलरेशन जब आप पढ़ेंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। पहला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ अनइक्वल, पहले इसकी डेफिनेशन पार्ट, बाद में पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ कि हमने एक चीज मेंशन की है वेलोसिटी इंक्रीज,
तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो सकती? क्यों भाई? सर हो सकती है। तो बस ध्यान रखना, जब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेशन, और इसी के सिमिलर और पैरेलल में एक वर्ड चलेगा रिटार्डेशन। क्या चलेगा? रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब अगर इंक्रीज है तो रिटार्डेशन का मतलब है डिक्रीज, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। सेम बाकी करेक्टर सेम रहेंगे कि अगर मान लो ये वाला जो आपने एग्जांपल लिया था, अगर यहाँ वेलोसिटी 10 होती, पहले कितनी होती? 10। 10 के बाद होगी होती 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, उल्टा कर दिया पूरा एग्जाम्पल तुमने। तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो हर एक सेकंड में 2 की वेलोसिटी इसकी घट रही है, लेकिन हर एक सेकंड में इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ना होकर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में यस जब आप वैल्यू निकालोगे तो 0 - 2 लिखोगे ना, 2 - 0 थोड़ी लिखोगे। यस ठीक है, सर। तो ये आंसर माइनस में आने लगेगा। सेम आंसर किस में आने लगेगा? माइनस में। तो उसको हम क्या कह देते हैं? रिटार्डेशन। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन, तो आप लिख देना नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो रिटार्डेशन का मतलब हो गया घटना। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी घटेगी बढ़ने की। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो भी मेंशन करके चल रहा हूं तो मैं इंक्रीज वर्ड मेंशन करके चल रहा हूं। तो अगर जहां जहां वेलोसिटी डिक्रीज आ जाए तो अपने आप समझ जाना कि वेलोसिटी डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर कोई रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को एक शब्द में कोई समझना चाहे, डिक्रीज इन वेलोसिटी, है ना। अगर इंक्रीज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है तो डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या है? रिटार्डेशन। अब देखो हमने क्या लिखा, इफ अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसमें कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? नॉन एक्सेलरेशन। हाँ, जैसे ऐसे समझ लो, एक यस सर। एग्जांपल ले लेते हैं। आपने इसके कुछ छोटे छोटे सेगमेंट कर लिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। आपने इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मेजर की, आई थी 10। इस पॉइंट पे की आई 12, इस पॉइंट पे की आ रही है 15, इस पे की तो आई 20, इस पे किया तो आई 25। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें, हर एक सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज है, पहले वाले में फर्स्ट सेकंड में क्या था? फर्स्ट सेकंड आपकी वेलोसिटी हुई 10 से 12, तो इंक्रीज कितना हुआ? हाँ कितना इंक्रीज सर, हुआ? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकंड का। सेकंड सेकंड में क्या हुआ भाई? आपकी वेलोसिटी हुई 12 से 15, तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? 3 मीटर पर सेकंड का। अगर थर्ड सेकंड की हाँ बात करेंगे, थर्ड सेकंड की, तो हो गया 15 से 20, 20। इंक्रीज हो गया कितना? 5। फोर्थ सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमारा 15 से, सॉरी 20 से हो गया कितना? 25, तो इंक्रीज कितना हो गया? 5। तो मीटर पर सेकंड। हाँ, तो इस केस में जो है हमारे पास क्या हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, या तो वैल्यू बढ़ रही है या वो वैल्यू घट रही है, तो मतलब हुआ। तो इस केस को हम क्या कह देते यस हैं? सर। नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर आप पहले सेकंड में एक्सेलरेशन निकालोगे, पहले सेकंड में एक्सेलरेशन निकालोगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी 12 - 10 अपॉन में टाइम। तो क्या निकल के आएगा? पहले वाले पार्ट का एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा? 2। कितना निकल के आएगा? 2। तो हम इसको कह देते हैं, 2। मान लो A1। क्या कहते हैं इसको? A1। फिर दूसरे वाले पार्ट के लिए जब हमने सॉल्व किया इसी काम को, तो हमने उसको वर्ड लिख दिया A2। वो आ रहा है 15 - 12 डिवाइड बाई 1 सेकेंड। ये वैल्यू कितने निकल के आई? 3। तो यही काम हमने तीसरे सेगमेंट के लिए किया, A3, तो आने लगी 20 - 15 डिवाइड बाई 1, तो A3 की वैल्यू कितनी आने लगी? 5। ये काम हमने चौथे के लिए किया, A4, क्या आने लगा? 25 - 20 डिवाइड बाई 1, क्या आने लगा? A4 = 5।
तो आपकी तो वैल्यू ना बदल, 5 पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 5, तो इसको हम क्या बोल लगेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। acceleration. और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना, तो यहीं पर एवरेज का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो यहीं आता है कि अगर आप कोई पूछोगे सी में एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का एक टाइम तो वही हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, टोटल वेलोसिटी, या उसमें हम डायरेक्टली हम बस ये लिख देते हैं, एवरेज के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते, कि जैसे इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहे थे ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइड बाई 4। तो जहां पर आपकी वेलोसिटी बढ़ Yes, रही sir. है, घट रही है, जहां आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा, जहां कांस्टेंट आ रहा था वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर 2 मीटर पर सेकंड आ गया, और वो हर सेगमेंट पे 2 ही आ रहा है, तो 2 यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। बट अगर एक होता है यूनिफॉर्म इंक्रीज, है ना, और एक होता है यूनिफॉर्म डिक्रीज, तो मैंने अभी आपको ना नॉन Decrease. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताया है। जो नॉन यूनिफॉर्म की जो 2 पार्ट है, अभी उसके बारे में बात हमने नहीं की। हमने किसके बारे में बात की, खाली नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जब अनइक्वल वेलोसिटी में इंक्रीज होगा इन इक्वल इंटरवल टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसमें हमने इस तरह से दिखा दिया। अब इसी का जो सब, ये एवरेज आ गया, एवरेज समझ में आ गया। एवरेज में क्या करोगे, एवरेज इसी वजह से तो आया, जो एवरेज जन्म हुआ, एवरेज का जन्म इसी वजह से हुआ। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो मैं एवरेज की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, सामने जो फ्रंट पेज पे तुम्हें जो चीजें लिखी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत है दो No. स्टार। नहीं है? अच्छा, अब अगर वो यूनिफॉर्म इंक्रीज एक्सेलरेशन की बात करेगा, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म का ही पार्ट है एडिशनल, तो अलग से डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इंक्रीज कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाएंगे। यूनिफॉर्म इंक्रीज एक्सेलरेशन, तो देखो एक तो इसमें ये चीज है कि देखो इंक्रीज तो हो ही रहा है, ये बात तो दिमाग में बैठा लीजिए। एक्सल कौन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन। कौन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, कोई रैंडमली नहीं हो रहा। इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आप A to B में आपने कुछ सेगमेंट्स कर लिए, ठीक है। अब कोई आपके पास एक्सेलरेशन यहां पर था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन था A। जब A2 आप X गए, तो X पे पहुंच के ये एक्सेलरेशन पहले सेगमेंट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ा, दूसरे में 2 से बढ़ा, तीसरे में 3 से बढ़ा, चौथे में 4 से बढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर A पे एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो X पे पहुंच के एक्सेलरेशन 2 तो था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड 3 स्क्वायर हो गया, नहीं हो मीटर गया? पर सेकंड। हाँ। हाँ, अब अगर X से जैसे आप Y पे आओगे तो 2 और बढ़ गया, अब यहाँ कितना हो गया, हाँ, 5 मीटर पर सेकंड। Percent. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब Y से Z पे आओगे, 3 और बढ़ गया रास्ते में, 7 मीटर। कितना हो गया, सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और Z से B पे पहुंचे, 4 और बढ़ गया। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछे आपका एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, देखो पहले कितना था, सर 2, हो रहा है। फिर कितना हुआ 3, 2. हाँ, फिर कितना हुआ 5, 3, फिर कितना हुआ 8, 5, और फिर कितना हुआ 8, 12। 12 हो गया। तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है, पहली चीज। कांस्टेंट है क्या, नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे आपको अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, ये चला गया नॉन यूनिफॉर्म ये एक्सेलरेशन में। किसमें चला गया, हाँ, यस सर। नॉन नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में भी 2 पार्ट होते हैं, पहला यूनिफॉर्म इंक्रीज, है ना, और और दूसरा हो दूसरा जाता है यूनिफॉर्म डिक्रीज। डिक्रीज। यूनिफॉर्म डिक्रीज डिक्रीज। तो अलग चीज होगी, डिक्रीज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। डिक्रीज तो एक ही, वो सबके साथ ही लगाओगे आप डिक्रीज एक साथ, डिक्रीज नहीं करना। हाँ, डिक्रीज तो उल्टा हो गया, बस एंटी हो गया, जो जो चीज बढ़ने की जगह घट रही है, बस और कुछ नहीं है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज, एक होता है यूनिफॉर्म इंक्रीज, है ना। यूनिफॉर्म इंक्रीज का हाँ, मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड में कितना इंक्रीज हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इंक्रीज हुआ, है ना। यस सर। सेकंड में कितना इंक्रीज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इंक्रीज हुआ। हाँ, थर्ड सेकंड में कितना इंक्रीज हुआ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इंक्रीज हुआ। फोर्थ सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ रेगुलरली। तो देखो ये, इसको कह रहा हूँ, ये तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है ना। देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद अगला आप तुम कह सकते हो यार ये 5 आएगा,
कह सकते हो नहीं कह सकते हो? यस सर तुम्हारा कह दिमाग सकते क्या कहे? कैसे? तो यही मतलब होता है नॉन उसका क्या कहते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीज का। नॉन यूनिफॉर्म में मर्जी का मालिक है ये। जैसे अभी हमारा जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का तुमने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ जो है ऐसे करके जा रहा है, फिर पीक पहुंचा, फिर आया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो यानी उसका जो वो है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे कि अगर कोई पिछले 4 दिन के केसेस की अगर हम स्टडी करें ना कोरोना पे, तो आज जैसे आए हैं 2,69,000 अप्रोक्स, इस तरह के केसेज हैं। ठीक है, आज की डेट है 21 में, लास्ट 24 आवर की बात करते हैं। फिर कल की बात करेंगे तो आया था 274,000, ये कब आए थे? 20 मई में आए थे। इससे ऊपर बात करेंगे तो आए थे 267,000 19 मई में। फिर उससे ऊपर की बात करेंगे तो आए थे 2,54,000 ऐसे आए थे, किसमें? 18 मई में। अब 2,54 से पहले अगर आप बात करेंगे तो उसमें आए थे 2,83,000 17 मई में। अब उससे ऊपर जाओगे तो फिर आए थे 3 लाख के आसपास थे, है ना, 3,02,000 के ऐसे थे 16 मई में ऐसे थे। अब एक चीज बताओ, अगर 16 से 17 में तुम आए तो तुम्हें लगा कम हो गए केस, देखो 19,000 कम हुए, नहीं हुए? फिर आप सर हो 17 गए। से 18 तारीख में आए तो 83 से 54 हो गए, दोबारा से 19,000 कम हो गए। हाँ उसके बाद जैसे आप 18 से उसमें आए तो यहाँ कम होने की जगह बढ़ गए ये तो, यस सर। है ना। फिर इसमें आए, फिर बढ़ गए, फिर और बढ़ गए। फिर आज देखें तो फिर कम हो गए। तो यानी कभी बढ़ना कभी घटना, पहली चीज ये तो यूनिफॉर्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर हम बीच में से इस वाले पार्ट को हटा दें, कौन से वाले को? ये वाला जो है, ये वाला, इस वाले पार्ट को, इस वाली रीडिंग को यहाँ लिखने वाले हैं, और इस वाली रीडिंग को यहाँ लिखने वाले हैं। तो देखो जरा क्या करने वाले हैं हम। 2, इसके बाद लिख दिया 274, इसको लिख दिया 69, इसको लिख दिया 67, और 54 वाली रीडिंग लिख दी हमने यहाँ पर। ये मैंने एक रैंडमली पैटर्न सेट कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन 6 दिन के केसेस में क्या दिख रहा है? 3,02,000 से 281, 83, 274, 269, 270, 67 और 254। तो ये बच्चे के दिमाग में रेगुलर कम तो हो रहे हैं, है ना। यानी ये डिक्रीजिंग वर्ड आप यहाँ मेंशन करोगे, क्योंकि रेगुलरली डिक्रीज तो कर ही रहे हैं। अब क्या ये चेक करो, ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है इक्वल हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म हो रहा है क्या? पहले वाले में कितने का डिक्रीमेंट है? 19 का। दूसरे वाले में डिक्रीमेंट कितने का है? 9 का। तीसरे वाले में डिक्रीमेंट कितने का है? 5 का। डिक्रीमेंट कितने का है? 2 का। और इसमें डिक्रीमेंट कितने का है? 54, 13 का। देखो जरा, यस तो कभी 19, कभी 9, कभी 5, कभी 2, कभी 13। यानी कि जो डिक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट का ऑर्डर सेट नहीं है, अलग अलग है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म में आ गया। यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज वर्ड लग जाएगा। इस वाले केस में क्या लग जाएगा? डिक्रीज, कि नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज हो रहा है, हो तो रहा है डिक्रीज, लेकिन कोई फिक्स इंटरवल से नहीं हो रहे। यहीं पर अगर ये फिक्स इंटरवल पकड़ लेते, ये 19 के बाद 18, 17, 16, 15, 14 के बाद डिक्रीज हो रहा है, और यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो डिक्रीज वर्ड हो रहा है ना, वो भी अपना एक पैटर्न सेट करे हुआ है। ऐसा नहीं है मुंह उठा के कभी भी कुछ भी डिक्रीज हो जाए। बताओ कुछ समझ में आया? आइडिया लगा कुछ आपको? यस सर। इसका एक अपना इंडिविजुअल एग्जाम्पल बना लेते हैं उसका, ठीक है। वो इंडिविजुअल एग्जाम्पल क्या है जरा देखें। तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल ये है इसका, इस केस में, कि अगर आप इस तरह से स्टडी करते हो, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज में करते हो, कि जैसे मान लो आपने एक सेगमेंट बना लिया A to B, फिर आपने इसके 3 पॉइंट्स कर लिए X, Y, Z, ठीक। और यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन लिया, इनिशियल एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज हुआ, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज हुआ, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज हुआ, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज। यानी कि अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे अपना x पर, यहाँ 2 था, 1 का चेंज हुआ, कितना हो गया? 3 मीटर। फिर इस वाले केस में बीच में 4 का चेंज हुआ, पहले 3 था, तो कितना हो गया? 7 मीटर स्क्वायर। यहाँ 7, यहाँ 3 का चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये x पे हो गया, ये y पे हो गया, ये z पे हो गया, और b पे कितना मिलेगा? 2 का चेंज हुआ। यस सर। तो अब अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में आप चेंज देखेंगे, तो फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज है, ठीक है। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज है। थर्ड में आप देखेंगे तो 3 का चेंज है, और फोर्थ में देखेंगे तो 2 का चेंज है। तो क्या इसमें कोई एक पैटर्न बन रहा है क्या कि भाई
1 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया, ना तो ढंग से इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यस सर, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोल देते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म। इंक्रीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर चीज ऐड होने के बाद ही आ रही, नहीं बढ़ तो रही है, घट नहीं रही है। देखो जरा, हाँ ये जो था, ये इंक्रीज ही तो कर रहा था ना। ये क्या था? यस इंक्रीज थे ना सारे के सारे। हाँ अगर अगर यहाँ पर वर्ड हो जाता डिक्रीज किसी भी एक के साथ, तो वो कम कर देता। जैसे मान लो यहाँ 2 है और ये डिक्रीज होता, तो यहाँ 1 कर देना, 2 में से 1 माइनस करना पड़ता हमको। फिर ये डिक्रीज करने के बाद ये यस इसको इंक्रीज करता, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही सबसे घटिया केस हो गया। घटिया केस मतलब इसमें तो कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, कितना बढ़ेगा ये भी फिक्स नहीं है, और जो जो बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है कि घट रहा है ये भी फिक्स नहीं है। समझ में नहीं आया? तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। क्या होने वाला है? तो अगर कोई यहाँ पूछे टाइप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, इसका क्या मतलब हो जाएगा फिर? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हो, है ना? तो हो जाएगा एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उसको हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने बताया था यहाँ पर। और ये चेंज कैसा होना चाहिए? स्मॉल चेंज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मॉल चेंज होना चाहिए। अच्छा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी ओवर dt। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्मॉल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? स्मॉल वेलोसिटी। और dt को क्या बोलेंगे हम? स्मॉल टाइम। तो आप सोचेंगे टाइम स्मॉल कैसे होगा? जैसे मान लो कोई एक पर्सन है ए की जो वेलोसिटी वो बढ़ती है, और बी पॉइंट पे पहुंचने पर जैसे मान लो उसकी वेलोसिटी 11 थी और यहाँ होगी 12। ठीक है, अब मैंने ये ऑब्जर्वेशन की, एक तो मैंने की 1 सेकेंड के लिए, और एक मैंने यही ऑब्जर्वेशन किया 0.001 सेकेंड के लिए। यानी मैंने ये देखा कि एक पर्सन दौड़ लगा रहा था, चल रहा था, तो उसकी वेलोसिटी ए से बी 0.001 सेकेंड में कितना बढ़ गई। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा रखूंगा तो मेरी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा। क्यों भाई? ये तो वाली कहानी होगी ना, आपने मोबाइल में वीडियो प्ले करते ही पॉज कर दी ना, तो प्ले करते ही जैसे पॉज करोगे तो उस पिक्चर में जो चेंज आएगा आपने वो डिटेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली बात है यार, वो चेंज भी तो स्मॉल ही होगा ना फिर। यस बस तो यही कहना चाहता है कि हाथ गिरा स्मॉल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में स्मॉल चेंज आएगा उसका जो रेशियो होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है। कौन सा? इंस्टेंटेनियस।